Hello, dear students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all fifth semester automobile engineering students in the subject 505 Industrial Engineering, Module 5 Motion Economy या गति मितव्ययता। इसमें हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। In the last video, we have seen और स्टडीड वर्क मेजरमेंट कार्य मापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, भाग, कंपोनेंट्स, तकनीकें, टेक्निक्स, टाइम स्टडी, सिंथेसिस मेथड, पीएमटीएस, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग, वर्क सैम्पलिंग और उसके एप्लीकेशंस। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी मोशन इकोनॉमी या गति मितव्ययता, बॉडी सेगमेंट क्लासेस, शारीरिक भागों की कक्षाओं के बारे में जानेंगे हम। Principles of motion economy related to three things. Number 1, use of human body, arrangement of workplace, कार्यस्थल की व्यवस्था, design of tools and equipments, औजारों एवं उपकरणों के अभिकल्पन। और we will sum up our class with the summary assignment suggested readings. So let's start our class with the motion economy या गति मितव्ययता। Motion economy is the process of completing the production by minimizing the motions of labor and machine. श्रमिक एवं मशीन की न्यूनतम गतियों का प्रयोग करके उत्पादन पूर्ण करने की प्रक्रिया को गति मितव्ययता कहते हैं। यानी इसमें हमारा ध्यान लेबर और मशीन, मोस्टली हमारे मोशंस ऑफ लेबर पर ज़्यादा डिपेंड रहेगा और लेआउट या डिजाइन में हम मशीन्स का देखेंगे। इट हैज़ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। टू रिड्यूस वर्क टाइम, कार्यकाल को कम करना। जब हम समय को कम करेंगे तो नो डाउट हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाना। समय कम करेंगे तो टू मेक लेबर फ्री फ्रॉम अननेसेसरी मोशंस, हम इसमें मेन काम ये करते हैं कि जो अननेसेसरी मोशंस होते हैं उससे हम श्रमिक को अनावश्यक गतियों से मुक्त करते हैं। वर्क स्टडी को स्टैंडर्डाइज करते हैं, कार्यविधि का मानकीकरण करते हैं। टू इम्प्रूव वर्क प्लेस लेआउट, कार्यस्थल को बेहतर बनाते हैं। और टू स्टैंडर्डाइज द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, औजारों एवं उपकरणों का भी मानकीकरण करते हैं जिससे कि हमको न्यूनतम मूवमेंट करना पड़े। अब हम देखते हैं सेकंड में कि बॉडी सेगमेंट क्लासेस क्या होती हैं, शारीरिक भागों की कक्षाएं क्या होती हैं। यूज मोशंस विद द लोएस्ट फिजिबल क्लास ऑफ बॉडी सेगमेंट, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो कार्य हमारा सबसे निचली वाली क्लास से हो सकता है उसके लिए हम ऊपर की क्लास का उपयोग ना करें। शरीर के भाग की न्यूनतम संभव कक्षा का गति के लिए उपयोग करना है। तो इसमें 5 क्लासें देखिए आप, नॉर्मली हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, लेकिन यहाँ नीचे से 1 2 3 4 5 है। यानी सबसे लोएस्ट क्लास है नकल या हमारी उंगलियों के पोर। इसमें हम उंगलियां उपयोग में लाते हैं, फिंगर्स, जिसके पोर, यानी कि जो कार्य हम केवल उंगलियों के पोर से कर सकते हैं, उंगलियों को मोड़ के या उससे, तो हमें वो करना चाहिए सबसे पहले। इसके ऊपर आते हैं, यदि उंगलियों के बजाय हमें ज़्यादा और काम करना है तो हम हाथ और उंगलियों का उपयोग करें, यानी रिस्ट का उपयोग होता है। इसमें लोड जो पिवोट पॉइंट होता है रिस्ट होता है। इसके बाद कोहनी पर भी लोड आता है, यदि हम नंबर 3 की क्लास है जिसमें 4 आर्म, रिस्ट और फिंगर्स होते हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता है शोल्डर या कंधा, जिसमें हमारा अपर आर्म, 4 आर्म, रिस्ट और फिंगर्स, यानी कि ऊपर की बाहाँ, फिर कोहनी, इसके बाद फिर नीचे का बाहाँ, फिर कलाई और उंगलियां आती हैं। और सबसे ऊपर आता है ट्रंक या धड़, जिसमें कि हम यहाँ पर धड़ के गर्दन के हिस्से को भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो न्यूनतम संभव कक्षा का मतलब है कि हम कोशिश करें कि नंबर 1 क्लास से हमारा काम हो जाए। यदि नंबर 2 के क्लास से काम हो रहा हो तो 2, जैसे नंबर 1 से क्लास का बात करें, जैसे टाइप राइटिंग करना हो या कीबोर्ड पर लिखना हो तो हम यहाँ पर केवल फिंगर्स का उपयोग करेंगे। लेकिन हाँ, यदि हमको किसी चीज़ को उठाना है, रखना है, तो हम रिस्ट का उपयोग करेंगे। अब यदि उठा करके कहीं ले जाना है तो उसमें कोहनियों का भी उपयोग होगा, और यदि कोई भारी सामान को ले जाएंगे तो कंधों का भी होगा, और जब हम खुद मूव करेंगे तो धड़ का भी उपयोग होगा। तो इस प्रकार से हम कोशिश करें कि जब कार्य हो तो उसको निचली कक्षा से हम शुरू करें। अब हम आगे चलते हैं इसमें मितव्ययता के बाद कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी क्या होते हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो गति मितव्ययता सिद्धांतों को 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के उपयोग से संबंधित सिद्धांत हैं, जो संख्या में 9 है। 9 है, एग्जाम में आते हैं नाम से भी, तो 9 सिद्धांत आपको याद रखना है। 8 सिद्धांत हैं प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित है।
और 5 हैं आपके रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर आइए हम फिगर्स के बारे में देखें। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो मूवमेंट हम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, तो एल्बो से यदि हम ऊपर की तरफ जाएं तो ये 42 सेंटीमीटर के कर्व में हमको वर्क को लेना चाहिए, या हम सोल्जर से ले तो 70 सेंटीमीटर तक की रेंज में हम काम कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का हमको पता होगा कितना यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वर्क फॉर 4 आर्म 42, और यदि शोल्डर से लें अपर आर्म को लेकर के तो 70, और मैक्सिमम एक्सटेंडेड हम इतना कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो हमारा वर्क प्लेस जो होना चाहिए वो इस लोकेशन पर। आइए अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं कि वर्क प्लेस को हम जब करेंगे वर्क प्लेस से संबंधित, तो यहाँ पर इस चित्र को यदि हम देखें तो हम ये देखेंगे कि यदि ये वर्क प्लेस पर व्यक्ति बैठा है और ये इसकी टेबल है जहाँ पर वो कार्य कर रहा है, तो इसकी डायमेंशंस इसमें दी गई हैं कि जो उसका मिनिमम एरिया है वो आप देख रहे हैं 9 इंच है। 9 इंच के बाद ही कोई सामान रखा हो। 14 इंच फीमेल के लिए और 15 इंच जो है वो है अपने मेल के लिए, जो कि जिसमें कि वो 15.5 नॉर्मल वर्क टाइम है। और मैक्सिमम अपन ले सकते हैं इसके लिए 26.5 इंच जो ले सकते हैं हम मेल के लिए, और यहाँ पर ये 21.5 इंच 23.5 इंच ले सकते हैं के लिए। यहाँ पर ये जो है सोल्जर्स की डिस्टेंस फीमेल की 14 इंच बताई है, यहाँ पर 16 इंच है। और यहाँ पर ये जो ये बोलना चाहिए कि लोअर आर्म का जो वर्क एरिया है वो 40 इंच तक है, और अपर आर्म को भी सोल्जर से हम यूज़ करें तो 56 इंच है। तो ये डायमेंशन हमको बताती है कि हमारे हाथों का मूवमेंट कैसे हो। इसी प्रकार से टूल्स और इक्विपमेंट्स की बात करें तो हमें टूल्स और इक्विपमेंट्स को इस प्रकार से सेट करना चाहिए जिससे वो आसानी से हमें ज्ञात हो सके कि ये वाला टूल यहाँ रखा है तो यहीं से उठाना है, बजाय पूरे बोर्ड पर घूमने के। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं। आइए अब हम तीनों प्रकार के सिद्धांतों को डिटेल से जानें। पहला है यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें मैंने बताया 9 है, टोटल 9। तो 5 पहले देखते हैं। पहला सिद्धांत ये है कि द टू हैंड्स मस्ट साइमल्टेनियसली बिगिन एंड फिनिश देयर वर्क। दोनों हाथों के चलने का आरंभ एवं समापन एक साथ होना चाहिए। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में रसोई में हमारी माँ बहनें जो खाना बनाती हैं, उसमें देखिए आप जब भी वो सब्जी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, कुछ भी काम करती हैं, उनके दोनों हाथ चलते हैं। तो इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक या लेबर कहीं पर वर्क कर रहा है तो उसके दोनों काम एक साथ काम करना चाहिए। दूसरा, मूवमेंट ऑफ द आर्म्स इन द अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल एंड सिमेट्रिक। यदि आप हाथ को देखें तो उसको जो घूमते हैं वो कर्व में बड़ी आसानी से घूमते हैं। किसी सामान को उठाना हो ये बजाय सीधे ले जाने के, तो हाथ जब चलते हैं, जब हम किसी से गले मिलते हैं तो हाथ हमारे किस डायरेक्शन में चलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। तो हाथ इस प्रकार से चलना चाहिए, बाहों की गतियाँ इस प्रकार से होना चाहिए कि विपरीत दिशा में हो। जैसे हम गले मिलते हैं समानांतर हो, दोनों के बीच में अंतर समान आता ही जाएगा, और इसके बाद सिमेट्रिक हो। तीसरा, हैंड एंड बॉडी मूवमेंट शुड बी लिमिटेड टू द स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क। तो यहाँ आप स्मॉलेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब समझ गए हैं। उंगलियाँ, कलाई, इसके बाद फिर आप कोहनी, इसके बाद फिर कंधा, और फिर आपका धड़। तो जहाँ तक संभव हमें न्यूनतम सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के लिए हाथ एवं शरीर की गतियाँ न्यूनतम वर्गीकृत तक सीमित होनी चाहिए। चौथा इसका सिद्धांत जो है, एक्सेप्ट फॉर द रेस्ट, विश्राम को छोड़कर, द टू हैंड शुड नॉट बी आइडल एट द सेम टाइम। दोनों हाथों को एक साथ सुस्त नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम एक हाथ कार्य करता रहे। द वर्कर शुड बी इफेक्टिव इन मोमेंटम रिड्यूस टू अ मिनिमम अदरवाइज। श्रमिक का संवेग प्रभावी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इतनी ताकत से ऐसे कर रहा है, जितना लग रहा है उतना ही बोलो, उतना ही उसका उपयोग होना चाहिए। 5 के बाद छठवां है हमारा ह्यूमन बॉडी से संबंधित, प्रेफरेबल स्मूथ कंटिन्यूअस एंड कर्व्ड मोशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन विद शार्प डायरेक्शन। मतलब आपको प्रेफर करना है कि तीक्ष्ण दिशा के साथ सीधी रेखा के स्थान पर, यानी हम हाथ को स्ट्रेट ले जाएं और वापस लाएं तो जल्दी थकेगा, बजाय यदि हम हाथ को घुमा कर ले जाएं और वापस लाएं तो हमको स्मूथ कंटिन्यूअस और कर्ड मोशन ये हमको प्रेफर करना चाहिए। किसके स्थान पर? स्ट्रेट लाइन और शार्प डायरेक्शन चेंज हो तो उसके स्थान पर। सातवां है रिप्लेस ओवर रेगुलेटेड मूवमेंट्स बाय बैलिस्टिक मूवमेंट्स। बैलिस्टिक मूवमेंट्स की बात होती है लयबद्ध जो हम करते हैं अपने कार्य, सहज होते हैं, त्वरित होते हैं और शुद्ध होते हैं, इजी होते हैं, क्विक होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो अति नियंत्रित गतियों को जो ओवर रेगुलेटेड मूवमेंट्स हैं उनको हमको लयबद्ध से बदलना चाहिए। मेक वर्क पॉसिबल टू मेंटेन अ नेचुरल रिदम, यानी वर्कर जब काम करे
तो प्राकृतिक रूप से लयबद्ध होकर के कार्य करे। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, कितने मस्ती में लयबद्ध होकर के सुनते हैं, या कोई यदि अच्छे मूड में कार्य कर रहा हो तो कितने लयबद्ध तरीके से कार्य करता है। तो हमको जहाँ तक संभव हो उसे कार्य को नेचुरल रिदम में करे, इस प्रकार से डिजाइन बताना है। फिक्सेशन ऑफ आई शेल बी एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड एज क्लोज एज पॉसिबल। फिक्सेशन ऑफ आई का हम एग्जांपल लेते हैं, हम जब कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो आंखें हमारी स्थिर हो जाती हैं और आप देखते हैं उससे आंखों की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए आंखों को मतलब अलग झपकती रहना चाहिए, तो वो फिक्स ना हो, और साथ साथ वो जो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिस पर कार्य कर रहे हैं, वो एज क्लोज एज पॉसिबल होना चाहिए। तो ये 9 जो है सिद्धांत एज इट इज आपको परीक्षा में आते हैं और इनको ऐसा ही लिखना है। तो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम देखते हैं कार्यस्थल की व्यवस्था। इसमें 8 है टोटल। अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस में इसमें है पहला कि मेक श्योर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स हैव अ स्पेसिफिक फिक्स्ड प्लेस। समस्त उपकरणों एवं पदार्थों का विशिष्ट नियत स्थान होना चाहिए। अगेन मैं इसका एग्जाम्पल हमारे किचन का ही लूंगा, जहाँ पर हमारी माता बहनों को पता रहता है कि नमक कहाँ रखा है, आटा कहाँ रखा है, तेल कहाँ रखा है, उनके बिल्कुल फिक्स स्थान होते हैं। इवन जो मसाले के डब्बे में 12 तरह के मसाले हैं, उसमें भी ये फिक्स होता है कि कहाँ पर हमारा कौन सा सामान रखा है। लोकेट द मटेरियल्स एंड कंट्रोल्स ऑफ इक्विपमेंट्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू द प्लेस ऑफ यूज। पदार्थों एवं उपकरणों का नियंत्रण उपयोग स्थल के समीप होना चाहिए। देखिए आप किचन में क्या होता है, जहाँ वो कार्य करते हैं वहीं उनके आसपास सामान रखा होता है। ग्रेविटी फीड द मटेरियल टू द पॉइंट ऑफ यूज थ्रू विंस एंड कंटेनर्स। यदि हमको पदार्थ को उपयोग स्थल तक पहुंचाना है तो गुरुत्वीय शक्ति का हमको उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमको मैनुअली वर्क नहीं करना पड़े। एंड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस पिक मटेरियल्स एंड टूल्स। तो संक्रिया पदार्थ को उठाने और रखने के लिए सर्वोत्तम संभव क्रम को खोजना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 हैं। अगले 4 हम और देखते हैं कि वर्क प्लेस शुड बी क्लीन, नेचुरली इल्यूमिनेटेड एंड वेंटिलेटेड। कार्यस्थल पूरी तरह से स्वच्छ हो, प्राकृतिक रूप से प्रकाशमय हो और हवादार हो। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल की वर्कशॉप है, उसमें नेचुरल लाइट आना चाहिए और नेचुरल हवा आना चाहिए, और वो क्लीन भी रहना चाहिए। तो आजकल क्लीन का एग्जांपल है कि जो वर्कशॉप होती हैं वो भी टाइल्स वाइट कलर के लगे होते हैं, जिससे कि कोई स्लिप ना हो ग्रीस आइल के कारण। नॉइज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो शोर कम से कम होना चाहिए। और अरेंज वर्क प्लेस हाइट टू परमिट अल्टरनेट सिटिंग एंड स्टैंडिंग एट वर्क। अब वर्कर की वर्क कर रहा है तो उसको हो सकता है कि कुछ कार्य बैठ कर रहा हो, खड़ा कर रहा हो, तो कार्यस्थल की ऊंचाई इस प्रकार से हो कि वो आसानी से उठकर, खड़े होकर या बैठकर कार्य कर सके। और जो बैठे बैठे कार्य वाले हैं उनके लिए हम जो चेयर दें, प्रोवाइड चेयर ऑफ सुइटेबल टाइप एंड हाइट टू परमिट गुड पोस्चर। तो बैठने के लिए जो कुर्सी है, कंप्यूटर का कार्य है या ऑफिस का कार्य है, उसमें वो कुर्सी पर 8 घंटे बैठेगा, तो उसकी कुर्सी आरामदायक एवं पर्याप्त ऊंचाई की होनी चाहिए। तो ये हमारे 8 प्रिंसिपल्स हैं जो कि वर्क प्लेस से संबंधित हैं। अब हम 5 सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो हमारे टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित। इसकी डिजाइन, रिलीफ हैंड्स इफ द वर्क कैन बी इकोनॉमिकली डन बाय जिग्स, फिक्सचर्स और पेडल्स। यदि कार्य को मितव्ययता से जिग, फिक्सचर या पेडल के द्वारा किया जा सकता है तो दोनों हाथों को राहत देनी चाहिए। अब देखिए आप क्या है इसका एग्जाम्पल। हम अपनी सिलाई मशीन का देखें तो पहले आपने देखा होगा कि वो हाथों से चलने वाली सिलाई मशीन थी। अब इसके बाद पैरदान आ गए, तो वहाँ पर हमने हाथों को फ्री कर दिया और पैडल से हम कार्य कर रहे हैं। या आप देखें कि गियर जो पुराने स्कूटर थे उनमें हाथ से बदलना पड़ता था, उनको बाइक में काहे से कर दिया है हमने, पैर से। तो हमारे हाथ फ्री हो गए। कंबाइन 2 और मोर टूल्स वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो 2 या अधिक औजारों को संयोजित करें, कंबाइन करें। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है 30 नंबर स्पैनर। आप देखें साइकिल के साथ 13 नंबर का पाना आता है। एक ही औजार है जिसमें 13 तरह के स्पेस बने होते हैं। आप अलग अलग नट, मतलब जो बोल्ट्स हैं उनको आप खोल सकते हैं या लगा सकते हैं। तीसरा है प्री पोजिशन टूल्स मटेरियल्स वेयर पॉसिबल। यदि संभव हो तो औजारों पदार्थों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर रखें। पूर्व निर्धारित स्थानों पर रखने के कारण क्या होता है, यदि लाइट नहीं है, जैसे हमारे घर में लाइट चली जाए तो मोमबत्ती वहाँ रखी होती है जहाँ हम अंधेरे में जाकर भी उठा के ला सकते हैं और माचिस से उसको जला सकते हैं। तो माचिस मोमबत्ती की जो स्थिति होती है वो प्री पोजिशन होती है कि वो वहीं रखे रहते हैं। इसी प्रकार औजार यदि कोई चाहिए, पदार्थ चाहिए, तो वहीं पर रखे रहें, तो जिससे कि आदमी बिना दिमाग लगाए
मतलब रिदमिक तरीके से जा करके उठा करके ला सके। व्हेन फिंगर्स आर लोडेड, जब उंगलियों पर भार हो, जैसे कहाँ पर होता है, कीबोर्ड में हुआ या टाइपराइटर में, तो डिवाइड वर्क विथ अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ फिंगर, तो कार्य को उंगलियों की क्षमता के अनुरूप बांटें। इसका एग्जाम्पल है हमारा कीबोर्ड या टाइपराइटर को देखें आप, तो इसमें क्या होता है, ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक नहीं रहते, कहीं पर आपका आर रहता है, जो लेटर कम यूज होते हैं वो दूर दूर रहते हैं, जो जो ज़्यादा यूज होते हैं वो बीच में रहते हैं, जिससे कि हमारी जो उंगलियां हैं वो छोटी उंगली सबसे कम लोड पे आए, और जो अपनी मिडिल फिंगर रहती है वो भी उसकी तुलना में जो अपनी रिंग फिंगर है उस पर ज़्यादा लोड आए। तो इस प्रकार से हम इसको उपयोग में लाते हैं। वो जो क्वार्टरी पैड बोलते हैं कीबोर्ड, उसका उपयोग ज़्यादा है। लोकेट लीवर्स एंड हैंडल्स टू परमिट वर्क विथ लीस्ट चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड ग्रेटेस्ट मैकेनिकल एडवांटेज। अब आप देखिएगा, यदि किसी चीज़ को हमें घुमाना तो वहाँ पर हम लीवर या हैंडल का उपयोग करें। लीवर हैंडल के उपयोग से हम बैठे बैठे ही अपनी बॉडी पोस्चर में चेंज करे बिना अधिकतम यांत्रिक लाभ प्राप्त करें। तो इस प्रकार से हम औजारों एवं उपकरणों के विकल्पन में ये प्रिंसिपल्स हमारे 5 हैं जिनको हमें याद रखना है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मोशन इकोनॉमी के बारे में जाना, गति मितव्ययता, बॉडी सेगमेंट क्लासेस के बारे में जाना कि लोएस्ट पॉसिबल क्लास से हमें वर्क शुरू करना चाहिए। यदि कोई आदमी केवल कलाई से काम हो सकता है और उसमें अपने कंधे का उपयोग कर रहा है, मतलब वो बहुत जल्दी थक जाएगा, तो उसको हमें न्यूनतम पे लाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी पढ़े हमने 3 प्रकार के जो सिद्धांत हैं, यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी से जो कि संख्या में 9 है, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित जो कि संख्या में 8 है, और डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट से संबंधित जो कि संख्या में 5 है। तो इस प्रकार अब आप इस असाइनमेंट को आसानी से कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इकोनॉमी, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने लिखे हुए हैं, पहले इस स्लाइड में है। फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के उपयोग संबंधित गतिमितवाक सिद्धांत कितने हैं, 9, इनको आप लिखिएगा, ये परीक्षा में आते हैं, इनको एज इट इज लिखा जाता है। इसी प्रकार रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस जो 8 है संख्या में, उनको लिखें, और टूल्स और इक्विपमेंट की डिजाइन से संबंधित हैं 5, तो इनको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सजेस्टेड रीडिंग्स की बुक्स हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन इकोनॉमी, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी पढ़े हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।